1945 में पूरी दुनिया ने डर के मारे देखा जब एटॉमिक बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। लेकिन वो बॉम्ब आज के न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। आजकल के न्यूक्लियर आर्सनल्स में हजारों वॉरहेड्स हैं और हर एक उन बॉम्ब से कई गुना ज्यादा ताकतवर है जिन्होंने उन जापानी शहरों को मिटा दिया था। इन वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर समझना लगभग नामुमकिन है। एक धमाका ही पूरे शहर को पल भर में राख कर सकता है। ब्लास्ट वेव जो आवाज से भी तेज चलती है, मीलों तक इमारतों को गिरा देगी, आग भड़केगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर देगी। और ये खौफ यहीं खत्म नहीं होगा, बचे हुए लोगों को रेडिएशन सिकनेस का खतरा होगा। ज्यादा रेडिएशन झेलने वालों के लिए धीमी दर्दनाक मौत का इंतजार होगा। एनवायरनमेंट पर इसका लॉन्ग टर्म असर बहुत बुरा होगा और कई जमीनें आने वाली कई पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेंगी। न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा कोई थियोरेटिकल नहीं है, ये एक साफ और मौजूदा खतरा है। मानवता के सर पर लटकी हुई तलवार है। एक भी न्यूक्लियर धमाके के नतीजे बहुत भयानक होंगे, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो उस वक्त वहां होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स की असली दहशत को समझने के लिए हमें बस अमेरिका और रूस के आर्सनल्स को देखने की जरूरत है। B-83 जो यूएस न्यूक्लियर ट्रायड का एक मेन वेपन है, इसकी यील्ड 1.2 मेगाटन है, जो हिरोशिमा बॉम्ब से लगभग 80 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एक B-83 न्यूयॉर्क या मॉस्को जैसे शहर को मिटा सकता है और पीछे बस रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड छोड़ जाएगा। रूस का RS-28 सरमाट, जिसे नेटो ने सेटन डोबी नाम दिया है, और भी ज्यादा खतरनाक है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 15 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स तक ले जा सकता है और हर एक की यील्ड 800 किलोटन तक है। एक सरमट मिसाइल एक पूरे देश को मिटा सकता है, जो इसे आज तक के सबसे ताकतवर वेपन्स में से एक बनाता है। ये कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये असली वेपन्स हैं, डिप्लॉयड हैं और कभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इनका होना पीस की कमजोरी और न्यूक्लियर एनाइलेशन के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है। इन वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल डिसआर्मामेंट की जरूरत और एक ऐसे ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत को दिखाती है जो ऐसे वेपन्स को खत्म कर दे। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है। जरा सोचिए, अगर दिल्ली पर 1.2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड गिर जाए, शहर का बीच का हिस्सा जहां जिंदगी और एक्टिविटीज से भरा होता है पल भर में राख हो जाएगा। दिल्ली की पहचान, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल सब मलबे में बदल जाएंगे। ब्लास्ट वेव सुपरसोनिक स्पीड से बाहर की तरफ जाएगी और मीलों तक इमारतों को गिरा देगी। हजारों घर, स्कूल और अस्पताल गिर जाएंगे और अनगिनत लोग मलबे में दब जाएंगे। ब्लास्ट की तेज गर्मी से आग लगेगी जो पूरे शहर में फैल जाएगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देगी। जो खुशकिस्मत होंगे उनकी तुरंत मौत हो जाएगी, बाकियों को रेडिएशन सिकनेस से धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल इतनी बड़ी डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार नहीं होंगे और उन्हें इम्पॉसिबल चॉइसेस करने पड़ेंगे। ऐसी तबाही के सामने समाज की बुनियाद ही टूट जाएगी। ये काल्पनिक सिनेरियो न्यूक्लियर वॉर की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाता है। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो बॉर्डर्स और आइडियोलॉजीज से परे है, एक ऐसी कॉस्ट जो इनोसेंट सिविलियंस, मर्द, औरतें और बच्चे को चुकानी पड़ेगी, जिनका उन डिसीजंस में कोई हाथ नहीं था, जिनकी वजह से ये एपोकलिप्स आया। न्यूक्लियर वेपन की डिस्ट्रक्टिव पावर एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जिस पर वॉरहेड की रॉ एक्सप्लोसिव यील्ड के अलावा भी कई फैक्टर्स का असर पड़ता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक अहम रोल निभाती है, जहां डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स में स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज के मुकाबले ज्यादा लोग मारे जाते हैं। डेटोनेशन का टाइमिंग भी मैटर करता है। दिन के समय धमाका होने पर जब लोग बाहर होते हैं, रात के मुकाबले ज्यादा लोग मारे जाएंगे। हवा की डायरेक्शन और स्पीड फॉलआउट के फैलाव पर काफी असर डाल सकती है और ब्लास्ट साइट से दूर के एरियाज को भी कॉन्टेमिनेट कर सकती है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस कैजुअलिटीज को कम कर सकती है और लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छे इमरजेंसी सर्विसेज भी न्यूक्लियर अटैक के स्केल से ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, जिससे ऐसी कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरत पता चलती है। इन फैक्टर्स को समझना न्यूक्लियर वेपन्स के असली खतरे को समझने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ एक्सप्लोसिव पावर की बात नहीं है, बल्कि वेरिएबल्स का एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ले है जो न्यूक्लियर डेटोनेशन के डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को बढ़ा सकता है।
सेक्शन 5 सब कॉन्टिनेंट पर न्यूक्लियर आर्सेनल, भारत और पाकिस्तान। साउथ एशिया में न्यूक्लियर खतरा और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है और दोनों हमेशा एक दूसरे पर शक करते हैं और दुश्मनी रखते हैं। भारत, जिसने पहला न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में टेस्ट किया था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मानता है और कहता है कि वो अपने वेपन्स सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के जवाब में इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान, जिसने 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, का रुख थोड़ा अनक्लियर है और वो न्यूक्लियर वेपन्स का फर्स्ट यूज करने से मना नहीं करता, खास तौर पर कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक के जवाब में, जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इस एम्बिग्यूटी से एक कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन का डर पैदा होता है, जहां एक कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट एक फुल ब्लोन न्यूक्लियर एक्सचेंज में बदल सकता है। दोनों देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को डेवलप और एक्सपैंड कर रहे हैं और नए और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स जोड़ रहे हैं। ये आर्म्स रेस, जो गहरे शक और पुरानी दुश्मनी से चलती है, न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी का खतरा बढ़ाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करनी चाहिए, जिसका मकसद टेंशन्स कम करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और आखिर में न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया की तरफ काम करना हो। दूसरा ऑप्शन एक ऐसे फ्यूचर का है जो न्यूक्लियर एनाइलेशन के साये में है, जो सोचने में भी बहुत डरावना है। सेक्शन 6 एक ग्लोबल खतरा, एक साझा जिम्मेदारी, न्यूक्लियर वेपन्स पर अंतरराष्ट्रीय संधियां। न्यूक्लियर वॉर का साया पूरी मानवता पर है और इसके लिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्स जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स भले ही परफेक्ट ना हो, न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने के लिए एक जरूरी फ्रेमवर्क है। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो 1970 में लागू हुआ, ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का सबसे अहम हिस्सा है। एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना चाहता है, न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूसेज में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहता है और आखिर में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहता है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे 1996 में अपनाया गया, सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करना चाहता है और न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट को रोकना चाहता है। हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है। सीटीबीटी न्यूक्लियर टेस्टिंग से मुक्त दुनिया की तरफ एक जरूरी कदम है। द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो 2021 में लागू हुआ, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की कोशिश में एक बड़ा कदम है। टीपीएनडब्ल्यू न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़ी सभी एक्टिविटीज को बैन करता है, जिसमें उनका डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर, यूज और यूज की धमकी शामिल है। हालांकि ये ट्रीटीज इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस, यूनिवर्सल एडहिरेंस और स्ट्रांग इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सभी देशों, खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन्स वाले देशों को इन अग्रीमेंट्स के साथ लाने के लिए लगातार काम करना चाहिए। सेक्शन 7 मलबे के परे न्यूक्लियर वॉर का लंबा साया। न्यूक्लियर अटैक की इमीडिएट डेवस्टेशन बहुत भयानक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी उतनी ही बुरी होंगी। बचे हुए लोगों को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ेगा जो हमेशा के लिए बदल गई है, और वो न्यूक्लियर वॉर के फिजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल स्कार्स से जूझेंगे। रेडिएशन सिकनेस एक कमजोर करने वाली और अक्सर जानलेवा बीमारी अनगिनत लोगों को होगी। न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद के सालों में कैंसर रेट्स बहुत बेआश जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर के बुरे असर धीरे धीरे दिखाई देंगे। एनवायरनमेंट जहरीला हो जाएगा और बड़े एरियाज कई पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। न्यूक्लियर अटैक का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत गहरा होगा। बचे हुए लोग उन हॉरर्स से डरते रहेंगे जो उन्होंने देखे हैं, अपने लव्ड वंस के खोने, अपने घरों के तबाह होने और अपनी जिंदगी के बिखर जाने के गम से जूझेंगे। पूरे सोसाइटीज का सोशल फैब्रिक टूट जाएगा और पीछे बस डर, शक और निराशा रह जाएगी। न्यूक्लियर वॉर का लंबा साया इमीडिएट ब्लास्ट जोन से बहुत दूर तक जाएगा और फ्यूचर जनरेशंस पर ऐसे असर डालेगा जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस दशकों या सदियों तक रहेंगे। सेक्शन 8 एक अलग रास्ता चुनना, निरस्त्रीकरण की तात्कालिकता। न्यूक्लियर वॉर की हॉरर्स से बचने का एकमात्र तरीका न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह खत्म करना है। डिसआर्मामेंट का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। डायलॉग, डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन की भावना जरूरी है। न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स को अच्छे इरादे से नेगोशिएशंस करनी चाहिए, जिसका मकसद उनके आर्सेनल्स को कम करना, ट्रस्ट बनाना और आखिर में इन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से मुक्त दुनिया बनाना हो।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस को डायलॉग कराने, नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स को बढ़ावा देने और डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स को वेरीफाई करने में सेंट्रल रोल निभाना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिस्ट्स और दुनिया भर के कंसर्न सिटीजन्स को अपनी आवाज उठानी चाहिए और न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने की मांग करनी चाहिए। हमारे सामने चॉइस साफ है। हम डर, शक और संभावित अनाइलेशन के रास्ते पर चलते रह सकते हैं, या हम एक अलग फ्यूचर चुन सकते हैं जहां डिप्लोमेसी डिस्ट्रक्शन पर जीत हासिल करे और जहां पीस की कोशिश एवर मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की कोशिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सेक्शन 9, न्यूक्लियर वेपन्स से मुक्त दुनिया एक सपना जिसके लिए लड़ना जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स के बिना दुनिया एक इम्पॉसिबल ड्रीम लग सकती है, लेकिन ये एक ऐसा सपना है जिसके लिए लड़ना जरूरी है। ये एक ऐसे फ्यूचर का सपना है जहां न्यूक्लियर एनाइलेशन का खतरा मानवता पर नहीं होगा, जहां रिसोर्सेज एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल दुनिया बनाने में लगाए जाएंगे और जहां पीस की कोशिश हमारे समय की सबसे खास बात होगी। इस सपने को पूरा करने के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट, लगातार कोशिश और हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव जरूरी है। हमें डिटरेंस और म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के पैराडिग्म से आगे बढ़ना होगा और कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन पर बेस्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अपनाना होगा। न्यूक्लियर वेपन्स का एबोलिशन कोई यूटोपियन फैंटेसी नहीं है। ये एक मॉरल इंपेरेटिव है, एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है और हमारी कलेक्टिव विजडम और ह्यूमैनिटी का सबूत है। आइए हम सब मिलकर पूरी दृढ़ता के साथ इस सपने को हकीकत बनाएं, अपनी जनरेशन और आने वाली जनरेशंस के लिए।